तो लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंडिचर मेथड करा था और अब हमारा तीसरा और आखिरी मेथड है इनकम मेथड। अब जिस तरीके से हमने प्रोडक्शन मेथड में देखा कि देश में जितनी प्रोडक्शन होती है उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं या जीडीपी निकालते हैं उससे, फिर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से हमने अलग अलग सेक्टर्स के टोटल एक्सपेंडिचर को ऐड करके जीडीपी निकाली, फिर उसको नेशनल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम सब लोगों की इनकम को ऐड करेंगे, अलग अलग सेक्टर जितने भी होंगे उन सबकी अलग अलग सबकी इनकम को ऐड करना। अब इनकम कितने तरीके की होती है वो सब पढ़ेंगे और इनकम सबकी इनकम को ऐड करके हम यहाँ पर नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। अब इसका इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब इस मेथड में क्या करें, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि इनकम मेथड फैक्टर इनकम देखी जाती है, फैक्टर्स हमारे चार ही होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो इनकम मिलती है वो मिलती है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। तो एक तरीके से बस आपको चार ही इनकम ऐड करनी है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो वो चार टाइप की इनकम को ऐड करके हम डोमेस्टिक या नेशनल इनकम निकालते हैं। अब वो किस किस तरीके से निकलेगी उसके स्टेप्स में सबसे पहले आपका जो कंपोनेंट रहेगा वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हैं तो वो चार इनकम चार तरीके की होती है, उसमें से पहली होगी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपेंसेशन एम्प्लॉइज का मतलब एम्प्लॉइज को कंपेंसेट किया जा रहा है उनके काम करने के बदले में। अमाउंट जो एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा, गिवन टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। ठीक है ना, उनके सर्विसेज देने के बदले में, उनके सर्विसेज के बदले में उनको कंपेंसेट, वैसे कंपेंसेशन एक एक्सीडेंट के लिए होता है पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ काम करने के बदले में जो पैसा दिया जा रहा है उसको कंपेंसेशन का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना, वेजेस और सैलरीज दो चीजें अलग अलग होती हैं। वेजेस हम लेबर को देते हैं और सैलरीज हम अपने ऑफिस स्टाफ, सेल्स स्टाफ को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर वेजेस एंड सैलरीज का कैटेगरी एक ही है। तो चाहे वेजेस और सैलरीज हो, उन दोनों को हम कंपेंसेशन एम्प्लॉइज की कैटेगरी में ही डालेंगे। तो सारी पेमेंट, सारे बेनिफिट्स जो भी एम्प्लॉय को मिलते हैं काम करने के बदले में। अब इसमें आता क्या क्या है, सबसे पहले आता है इसमें जो वेजेस सैलरीज की बात कर रहे थे वो कैश में, कैश में जो मिलता है वो पहला कंपोनेंट हो गया। कैश में क्या मिलता है उसको, कैश में उसको वेजेस सैलरीज तो मिलती है जो भी उसको कैश में मिल रही है। ठीक है, वेजेस हो गए उसके कैश में, उसके अलावा उसको बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, या अलग टाइप की इनकम है जो उसको, एक आदमी को अलग अलग फॉर्म में मिल सकती है कैश की फॉर्म में। वेजिस होता है, बोनस है, डीएनएस अलाउंस मिलता है, डीए, ठीक है ना, और कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो भी कैश में मिल सकती हैं उसको। ये सब चीजें होती हैं जो उसको कैश में मिल रही है। उसके अलावा उसको काम करने के बदले में वेजेस एंड सैलरीज काइंड में मिल सकती हैं। काइंड का मतलब जो कैश की फॉर्म में नहीं होंगी पर कैश की बजाय उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो ये होते हैं सारे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, मनी की फॉर्म में नहीं होंगे। ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉइज को काम करने के बदले मिल सकते हैं, जैसे कि रेंट फ्री हाउस, रहने के लिए घर, ठीक है ना, कंपनी की तरफ से उसको घर दिया जा रहा है, उसमें रेंट नहीं लिया जा रहा उससे, तो उसको कैश नहीं दिया जा रहा, उसको घर रहने के लिए दिया जा रहा है। उसको फ्री में कार दी जा रही है आने जाने के लिए, या फ्री लंच जैसे कह सकते हैं उसको कंपनी की तरफ से, कोई भी मेडिकल या लंच फैसिलिटीज। तो अगर ये चीजें मिल रही हैं जहां पर उसको कैश नहीं मिल रहा पर कैश के बदले में उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो भी नॉन मॉनिटरी, मनी की फॉर्म में कुछ नहीं मिल रहा, रहने के लिए घर, यहाँ तक कि मैं कहूंगा इंटरेस्ट फ्री लोन भी इसमें आ जाता है। इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन दिया जा रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा उससे, तो उसको इंटरेस्ट बच गया। ये सब चीजें जो हो सकती हैं वो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स में उसकी आ सकती हैं। ठीक है, इन सब में कहीं पर भी उसको कैश नहीं दिया जा रहा बट उसको कैश बचाया जा रहा है। तो ये होगी वेजेस सैलरीज इन काइंड की फॉर्म में। और एक कंपोनेंट इसके अंदर है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का।
सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ध्यान रखना बाय एम्प्लॉयर। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन स्कीम्स में एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन जैसी चीजें आती हैं। ये होता है उसकी रिटायरमेंट के बाद के लिए फैसिलिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है समाज में सुरक्षा, फ्यूचर का सुरक्षित यानी सिक्योर रहेगा। इसमें प्रोविडेंट फंड का जैसे एक पार्ट एग्जांपल देते हैं कि कुछ आपकी अगर सैलरी कंपनी की तरफ से मिल रही है तो आपकी सैलरी में से 12% कट कर प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उतना ही पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। श्रेया की कनेक्शन कट गया है, श्रेया है ना? अच्छा अभी ठीक। इसका ज्वाइन नहीं हो रहा था। हो गया जी। तो मैं बता रहा था तीसरा कंपोनेंट सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का, इसका हुआ नहीं इसका। तो मैं बता रहा था कि जैसे प्रोविडेंट फंड का कुछ सैलरी का हिस्सा, सैलरी में से कुछ हिस्सा 12% हिस्सा जैसे आपका पीएफ डिपार्टमेंट जमा हो जाता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूट होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉय का हिस्सा तो ऑलरेडी वेजेस में इंक्लूड होता है, वो तो आपके डिडक्ट होके कट के मिलता है आपको। तो आपकी वेजेस में से ऑलरेडी कट के मिलता है, वेजेस में ऑलरेडी आपका कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है जो जमा हो गया। एम्प्लॉयर अलग से कंट्रीब्यूट करे तो आपकी सैलरी में वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग से दे रहे हैं, इसलिए ये आपका तीसरा कॉम्पोनेंट जुड़ जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड हो, ग्रेचुटी हो या पेंशन हो, ये तीनों में ही जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो हम इंक्लूड करेंगे इस कंपेंसेशन एम्प्लॉइज में। तो सीओई ठीक है, कंपेंसेशन एम्प्लॉइज के अंदर एम्प्लॉइज को काम करने वजह कंपेंसेशन मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है, या फिर उसकी सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा दिया जा रहा है। अब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर सीओई यानी कंपेंसेशन एम्प्लॉइज लिखा हुआ जाए तो उसके अंदर आपको अब इन तीनों कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे दे भी रखे हो यूज नहीं करना, क्योंकि मेन हेड अगर कंपेंसेशन एम्प्लॉइज दे दिया गया तो आपका कैश काइंड सोशल सिक्योरिटी की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। पर अगर सीओई गिवन नहीं है तब आपको ये अलग अलग कंपोनेंट्स को ढूंढकर ऐड करना है, तब जाके आपका ये पहली हेडिंग बनेगी। ये हो गया पहला कंपोनेंट आपका सोशल इसके कंपेंसेशन एम्प्लॉइज का इनकम मेथड में। दूसरा जो है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मेन हेड है। इस ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे बचे हुए तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, यानी कि रेंट भी, इंटरेस्ट भी और प्रॉफिट भी। तो रेंट भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। तो वेजेस वाला पार्ट पहले वाले कंपोनेंट में आ गया, पहले वाली कैटेगरी में आ गया, और आपका रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इस कैटेगरी ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। अब रेंट का पहले बात देखते हैं। तो रेंट क्या चीज होती है? रेंट होता है जैसे हमने लेबर को उसके काम करने के बदले में सैलरीज या वेजेस पे की है, जो एक कंपोनेंट हमारा हो गया लेबर का। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा फैक्टर का रेंट लैंड का था। तो लैंड को यूज करने के बदले में जो इनकम मिलेगी वो रेंट कहलाएगी। तो रेंट वो हिस्सा है जो ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग से, यानी कि आपकी जमीन है, आपकी बिल्डिंग है, तो उस लैंड या बिल्डिंग को किराए पर देकर जो आपको इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, वो रेंट की इनकम फैक्टर इनकम में कहलाएगी। अब रेंटल इनकम के अंदर एक वर्ड एक्चुअल रेंट होता है जो आपको मिला है, और एक वर्ड हमने पढ़ा था प्रिकॉशंस के अंदर इम्प्यूटेड का। तो जो एस्टिमेटेड रेंट है, इम्प्यूटेड रेंट है, यानी कि अगर आप अपने घर में भी रह रहे हो बिना किराए पर, बिना किराए दिए, क्योंकि बाहर रहेंगे तो किराया देना पड़ेगा, पर अगर हम अपने घर पे भी रह रहे हैं तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू
इसको रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, वो इम्प्यूटेड रेंट भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो रेंट एक्चुअल रेंट हो गया और इम्प्यूटेड रेंट एस्टिमेटेड रेंट हो गया, विच इज कैलकुलेटेड ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस ऑन द सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स और लैंड। और रेंट और इम्प्यूटेड रेंट के अलावा एक और वर्ड जुड़ता है, वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी भी कैटेगरी में आता है। रॉयल्टी क्या होता है? जिसके अंदर जो कहते हैं सब सॉइल एसेट्स, मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको रॉयल्टी ऑन सब सॉइल एसेट्स। सब सॉइल एसेट्स मतलब सॉइल के नीचे। सॉइल के नीचे के एसेट्स कौन से होते हैं? मिट्टी के नीचे माइनिंग होती है, जमीन के नीचे। तो माइनिंग राइट्स किसी को देते हो अगर आपकी जमीन के नीचे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत नेचुरल हैं और नेचुरल के साथ साथ बहुत वैल्यूएबल हैं, तो उसको निकालने का रास्ता आपके पास नहीं है, वो गवर्नमेंट के पास होगा। तो गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी, आपकी जमीन आपसे लेकर उसके बदले में आपको दूसरी जमीन कहीं और दे देगी, रहने के लिए या फिर काम करने के लिए। और उस जमीन में से जो भी माइंस मिनरल्स निकलेंगे, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई भी मिनरल्स निकले, एल्यूमिनियम निकले, निकल निकले, कुछ भी निकले, वो सब के सब गवर्नमेंट के होंगे। और आपको जो जमीन, आपकी जमीन यूज करने के बदले में सरकार आपको एक रेंट दे रही है, वो रेंट ना देकर रॉयल्टी बोलेंगे इसको। तो रॉयल्टी रेंट का दूसरा नाम है। पर रेंट होता है जमीन के ऊपर रहने के बदले में, रॉयल्टी होती है जमीन के नीचे से माइंस में से मिनरल्स निकालने के लिए जो आपको किराया दिया जा रहा है उस जमीन का, उसको हम रॉयल्टी। तो रॉयल्टी नॉर्मली सबसॉइल एसेट्स पर ही होती है। लेकिन रॉयल्टी को एक और तरीके से भी देखते हैं, जब हम मान लो एक बुक जो आप पढ़ रहे हो किसी ऑथर की है, अकाउंट्स की आप शेयर आप पढ़ते हो टी एस अग्रवाल, इकोनॉमिक्स की आप ये कोई और पढ़ते हो, किसी और राइटर की पढ़ते हो, तो वो एक बार बुक बन गई। बुक बनने के बाद उसकी जितनी कॉपीज बिकती हैं, हर एक कॉपी के बदले में कुछ हिस्सा उस ऑथर को, पब्लिशर को नहीं, ऑथर को, राइटर को मिलता है जो उसने बुक लिखी है। तो वो जितनी कॉपीज बिकेंगी उसको रॉयल्टी बोलेंगे, मतलब जो उसको पैसा मिलेगा उसके बदले में वो रॉयल्टी। तो रॉयल्टी पब्लिशिंग राइट्स पर भी होता है और रॉयल्टी सबसॉइल एसेट्स पर भी होता है। तो ये रॉयल्टी भी रेंट का ही दूसरा नाम है, लेकिन ध्यान रखना मैंने तीनों में ना कॉमा लगाया है। कॉमा इसलिए लगाया है कि अगर एक क्वेश्चन में तीनों चीज आ गई ना, तो तीनों चीजें ऐड करनी है। ध्यान रखना, ये कॉमा लगाया, रेंट भी आएगा, इम्प्यूटेड रेंट भी आएगा और रॉयल्टी भी आएगी। हो सकता है कि तीनों चीजें ना हो, दो ही चीजों आपको ढूंढना है। नहीं है तो जीरो मान लोगे, आपको ये कहीं ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी। नाम दे रखा है रॉयल्टी, नाम इम्प्यूटेड रेंट, नाम रेंट, तो दो आप इंक्लूड करो, वरना जो नाम दे रखा है उसी को यूज करो, सिंपल। पर ये और नहीं है कि रेंट का दूसरा नाम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों आएंगे, तीनों ऐड करने हैं। ठीक है, ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला कंपोनेंट, रेंट। दूसरा है इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट इसी नाम से आएगा। और इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है वो फैक्टर इनकम है। किस फैक्टर की? कैपिटल की। जैसे लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, ऐसे कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। अब कैपिटल का मतलब मशीन भी हो सकता है, कैपिटल का मतलब नॉर्मली पूंजी, पैसा होता है, कैपिटल होती है। तो कैपिटल मतलब पैसा, मेरा पैसा मैंने किसी को दिया, उसके बदले मुझे इंटरेस्ट दिया, मतलब मैंने लोन दिया, लोन के बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है एक तरीके से। तो मैंने अपना पैसा किसी को यूज करने के लिए दिया। तो इंटरेस्ट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन लैंडिंग फंड्स। तो फंड्स लैंड करने के बदले में अगर मुझे कोई इनकम आ रही है तो वो इंटरेस्ट की इनकम कहलाएगी, और वो इंटरेस्ट इसी नाम से आएगी। इसका कोई और नाम, कोई और जोड़, उसका साथी कुछ नहीं है। तीसरा कंपोनेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो कंपनीज कमा रही हैं अपने चीजों को बेचकर या सर्विसेज देकर, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या प्रोवाइड करके जो भी पैसा उनको मिलता है, बचता है, कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर को। तो फोर्थ कंपोनेंट क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड विच इज गिवन टू एंटरप्रेन्योर, विच इज टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। उसने भी तो रिस्क लिया है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लिया, उसके बदले में जो उसको हिस्सा मिलेगा इस पूरी इनकम में से, वो है प्रॉफिट। लेकिन अब ये प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट के अंदर हम इसके तीन कंपोनेंट्स और लेते हैं। प्रॉफिट एक हेडिंग है। प्रॉफिट के अंदर क्या होता है? कंपनी जब प्रॉफिट कमाती हैं, उसमें से पहले सरकार को टैक्स पे करती है।
वो कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट टैक्स। तो यहां मैंने और लिखा है, यानी कि आप क्वेश्चन के अंदर दोनों में से एक ही नाम आएगा, या कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स। दूसरा कंपोनेंट है जो अपने प्रॉफिट में से कंपनीज पे करती हैं, वो देती है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या हो गया, जो डायरेक्ट टैक्स कंपनीज पे कर रही है, डायरेक्ट टैक्स हो गया जो कंपनीज पे कर रही हैं गवर्नमेंट को ऑन द प्रॉफिट अर्न, जितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया उसके बदले में टैक्स सरकार को दिया जाएगा, वो कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉफिट टैक्स कहलाएगा, या बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं इसको। और डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स होल्ड करने के बदले में मिलता है, उनकी शेयर होल्डिंग के बदले में, और उसको डिविडेंड बोलेंगे। और तीसरा, अपने प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स देने के बाद और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बच गया हिस्सा, उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, या फिर इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। और श्रेय आपको पता होगा, आपके इस अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको जनरल रिजर्व या रिजर्व्स बोलते हैं, इसको रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर ये आ सकता है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से। ये मैंने जब और लिख रहा हूं, तो और का यह मतलब है कि न्यूमेरिकल में तीनों में से कोई एक नाम आएगा, आप कोई भी एक नाम ढूंढ सकते हो। आपको कहीं पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो रिटर्न अर्निंग्स के नाम से या कॉर्पोरेट सेविंग्स के नाम से या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से आ सकता है। तो ये आपके जो तीन कंपोनेंट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार को दिया, डिविडेंड जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी आ सकता है रखना, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो डिविडेंड है। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो अपने पास रख लिया, वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाएंगी या उनकी सेविंग्स कहलाएंगी। अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको प्रॉफिट्स का वर्ड दे दिया, तो प्रॉफिट्स देने के बाद आपको इन तीन चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है, तब आपको तीन चीजें ढूंढनी है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही क्वेश्चन में दे दिया, तो यहां से लेकर यहां तक किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन हेडिंग आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के अंदर ये तीन पार्ट्स हैं। तो प्रॉफिट गिवन नहीं है, तब आपको तीन कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, और ऑपरेटिंग सरप्लस अगर है तो कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका सैलरी रेंट खत्म हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कैटेगरी ऑपरेटिंग सरप्लस की। और थर्ड और लास्ट कैटेगरी जो है इस इनकम मेथड में, वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं। अपना काम करने वालों की इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। अपना काम करने वाले एग्जांपल हैं डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स अपने ही क्लिनिक पे, अपने घर पे क्लिनिक खोल के बैठते हैं अगर, तो उनकी मान लो एक महीने में इनकम आती है 50,000। अब उस 50,000 की इनकम में से, क्लिनिक में से कितना पार्ट रेंट का है, कितना वेजेस, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रॉफिट, उसको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो अपनी जमीन पे काम कर रहा है तो रेंट अपने आप को दे रहा है, खुद की मेहनत कर रहा है तो सैलरी वेजेस उसकी खुद की हो ही गई, अपना पैसा लगा रखा है तो इंटरेस्ट भी उसको खुद को अपने आप को ही दे रहा है एक तरीके से, और प्रॉफिट तो उसको बचा हुआ हो ही होगा। तो जब चारों ही कंपोनेंट्स उसकी इस इनकम के अंदर मिक्स्ड हैं, तो वो अपनी इस इनकम को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में सेग्रीगेट अलग अलग नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम खाली डॉक्टर्स की क्यों है, जितने प्रोफेशनल्स हैं, फार्मर्स की इनकम भी इसमें आ सकती है, अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है ना, डॉक्टर्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स्ड इनकम को हम इस कैटेगरी में डालते हैं। अब ये आपके पास ये इसी नाम से आएगा, अगर इस नाम से नहीं आ रहा तो उसको जीरो मान के क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो। ठीक, तो अब आपके पास तीन हेडिंग्स होगी, एक कंपनसेशन एम्प्लॉइज, एक ऑपरेटिंग सरप्लस और एक मिक्स्ड इनकम। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें 1, 2 एंड 3 को, तो हमारा निकलता है NDP@FC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, इस NDP@FC को। उसके बाद आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए NDP@FC में आपको सिर्फ NFI ऐड करना है,
आपकी नेशनल इनकम तैयार हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा। सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, और तीनों को ऐड करके एनडीपी टैक्सी जो कि डोमेस्टिक इनकम है, और फिर एनएफआई ऐड करके नेशनल इनकम। अब बताओ, इस वाले अब तक कंपोनेंट जो मैंने पढ़ा है, कोई आपके दिमाग में कोई पॉइंट, कोई डाउट अगर आता है तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं इसकी प्रिकॉशंस और फिर इसका न्यूमेरिकल। सर एक बार सीओई दोबारा बता दो, उस टाइम मेरा नेटवर्क थोड़ा। हाँ, सीओई देखो, आपको क्या लगता है इसके अंदर? पहला पार्ट हमने बताया था कैश में मिलता है सैलरीज का, दूसरा काइंड में, और तीसरा सोशल सिक्योरिटी। तो कैश में जो मिलता है एक एम्प्लॉयज को काम करने के बदले में, वो वेजेस, बोनस, कमीशन, डीए, इस तरह से, मतलब कोई भी कैश की फॉर्म में, रेम्यूनरेशन किसी भी नाम से मिल सकता है, तो वो कैश में मिल रहा है। और कैश की बजाय अगर कंपनीज उस एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देती हैं जिसमें कैश ना देकर उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, जैसे उसको रहने के लिए घर बिना रेंट के, आने जाने के लिए कार बिना पेट्रोल डीजल मतलब कोई खर्चा किए बगैर, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री में कंपनी की तरफ से, लंच की फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से फ्री, बिना लोन के इंटरेस्ट देना, बिना इंटरेस्ट के लोन देना, ये सब चीजें उसको फैसिलिटीज मिल सकती हैं कंपनी की तरफ से विज इन सर्विसिंग काइंड में। और तीसरा उसको मिल सकता है सोशल सिक्योरिटी, जो कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर आपके न्यूमेरिकल के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो वो इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी वेजेस में इंक्लूड होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर अगर लिखा हुआ आएगा तो वो इंक्लूड करना है, जिसमें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन, क्योंकि कुछ हिस्सा एम्प्लॉय का होता है और कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर का होता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसका अलग से बेनिफिट है एम्प्लॉयज के लिए। जो उसका अपना हिस्सा है वो तो उसकी सैलरी में से कट जाता है, ये उसको एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा जमा होता है कंपनी की तरफ से। और ये रिटायरमेंट स्कीम्स के अंदर आता है सारा। ये तीन चीजें आती हैं जो उसको काम करने के बदले मिलती है, इसलिए इसको एम्प्लॉयज के कंपेंसेशन का नाम दिया जाता है। यस श्रेया के, आपको लगता है कोई और पॉइंट श्रेया के इन सब में से? यस श्रेया के, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा हो, कोई पॉइंट डिटेल में समझाना हो, समझना हो? है नहीं क्या श्रेया के? लाइन पे है तो सही, आवाज नहीं जा रही मेरी शायद। अब इस मेथड के हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे बाकी मेथड्स के थे। इस मेथड में भी प्रिकॉशंस लगभग मिलती जुलती होंगी। जो आपको थ्योरेटिकली काम आती है और प्रैक्टिकल में भी काम आती हैं। सबसे पहले तो कि हम इसको अब इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो पहला है ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम वो होती है जिसके बदले में, मतलब मिलता तो हमें इनकम मिलती है पर इसके बदले में कुछ देना नहीं होता, तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इसमें कोई भी मतलब पैसा तो मिल रहा है, इसके बदले में कोई काम नहीं करना पड़ रहा, बिना काम किए अगर कोई पैसा मिल रहा है, जिसमें हम एग्जांपल्स में स्कॉलरशिप अगर किसी को मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं, ठीक है ना, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन। इसमें आपके पास एक एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन का, ये काफी आता है। ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में ये फर्क है कि रिटायरमेंट पेंशन जो आती है वो मैंने वहां पे बताई थी इनकम मेथड में, ये पेंशन के नाम से यहाँ पर, ये जो मैंने पेंशन लिखी थी, ये पेंशन जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, जो एम्प्लॉय को उसके काम करने के बदले में रिटायरमेंट के बाद मिलती है। लेकिन ये जो ओल्ड एज पेंशन है, ये इनकम है, लेकिन एम्प्लॉयज की नहीं है, ये किसी को मिल सकती है। बुजुर्ग लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने कुछ पैसा मिलता है, वो वृद्धावस्था पेंशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ओल्ड एज पेंशन के नाम से ये बिना काम किए पैसा मिल रहा है, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, तो इसमें काम नहीं है, क्योंकि इन सब में बदले में काम नहीं करना पड़ रहा। स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन। और एक और वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जो बेरोजगार लोगों को
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो बेरोजगार लोगों को काम बिना काम किए अगर सरकार से पैसा मिल रहा है तो वो भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम के अंदर। इनकम मेथड में उसके बाद जैसे मैंने आपको उसमें एक्सपेंडिचर में या वैल्यू ने बताया था कि आपकी इनकम हो सकती है सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की, वो परचेज बताया था, यहाँ पे सेल लिख रहे हैं। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। इस तरीके से सेल ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स वगैरह ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इसमें तरफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है, टाइटल चेंज होता है, एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं होती। लेकिन वो उसने बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि इस सेल ऑफ सेकंड गुड्स और शेयर डिवेंचर्स पर जो ब्रोकरेज लगती है वो इंक्लूड करेंगे। जो भी ब्रोकरेज और कमीशन मिलती है ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सेल ऑफ शेयर्स, ये आपकी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के अंदर। तो उसी फॉर्म में है, पर ये इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक इनकम आती है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स कौन से होते हैं? ये वो इनकम होती हैं जो हिंदी में बोलते हैं छप्पर फाड़ के, मतलब कि बिना काम किए आपको कोई इनकम हो गई, जिसमें आ सकती है लॉटरी, लॉटरी लग गई जिसे बोलते हैं। तो इसमें इन लॉटरी की इनकम, कोई रेस से इनकम, कुछ नहीं पे पैसा लगाया और आपने पैसा कमा लिया, तो ऐसे विंडफॉल गेन्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हुआ। जब तक बिना काम किए कोई पैसा आ रहा है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। प्रोडक्टिव सर्विसेज होनी जरूरी है, या प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ सेल होनी जरूरी है। विंडफॉल गेन्स को इंक्लूड नहीं करते। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया था इम्प्यूटेड वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। जो भी इम्प्यूटेड वैल्यूज होती हैं, चाहे वो सर्विसेज की हों या गुड्स की हों, जो भी आपकी जैसे रेंटल वैल्यू बताई थी मैंने, अपने घर पे रह रहे हैं, तो इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑफ सर्विसेज दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे मैंने आपको इम्प्यूटेड रेंट का बताया मैंने, ठीक है। और कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि याद है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एनआईटी का पार्ट होता है, और एनआईटी को हम माइनस कर देते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। श्रेया के, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, कहाँ है? है या नहीं है पता ही नहीं लग रहा कुछ। एक सेकंड जरा।
यस श्रेया, क्वेश्चन मिल गए? यस सर। एंड श्रेया के आप कहाँ पर हो या नहीं हो? शायद मेरे जोर से आवाज लगाने से तो कोई घर तक आवाज पहुंचेगी नहीं, क्या करूं? आवाज नहीं जा रही। फोन करूं क्या? ये 16 क्वेश्चन है, मैंने भेजा 16 क्वेश्चन। इसको जरा एक बार शुरू करते हैं। मैं एक बार श्रेया को फोन करके देखूं सही है कहाँ पर, आवाज ही नहीं जा रही मेरी। ये क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। श्रेया आप भी देखो, मैं कर रहा हूँ। श्रेया को तो फोन भी नहीं पहुंचा, पता नहीं क्या चक्कर है। कहाँ चली गई? तो इसके अंदर आपको निकालना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम निकालने के लिए आपके पास 3 बड़े कंपोनेंट्स की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले निकालते क्या है? सबसे पहले देखो, बताओ श्रेया आप क्या निकालते हैं सबसे पहले? हम कौन सा फॉर्म, कौन सा सिंबल यूज करेंगे सबसे पहले? NDPFC। बिल्कुल, एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी निकालने के लिए सबसे पहला कंपोनेंट आपको सीओई आता है, कमीशन एम्प्लॉइज। अब इसके कंपोनेंट ढूंढ लो, नहीं है तो सीओई ले लो, नहीं तो आपके कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। सीओई आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको जो जो इसके पार्ट्स हैं वो ये देखने पड़ेंगे। तो सीक्वेंस वाइज करोगे। सीओई के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आता है वेजेस का। वेजेस में कैश भी आता है, काइंड भी आता है। ध्यान एक चीज देखो ना, यहाँ पे वेज एंड सैलरीज लिखा हुआ है। जब वेज एंड सैलरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैश और काइंड मिलाकर है। इसका मतलब यहाँ पे कैश और काइंड नहीं लिखा हुआ, तो ये कैश और काइंड मिलाकर दिया हुआ है वेज एंड सैलरी। तो अलग से आपको काइंड लिखने की, अगर अलग अलग दे भी दिया है ना, तो अलग से मत लिखना। वेज एंड सैलरीज कैश लिखा हो और अलग से काइंड लिखा हो, दोनों को ऐड करना। पर जब वेज एंड सैलरीज लिख दिया जाए, इसका मतलब आपका कैश और काइंड दोनों इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो आपको सीओई की लिखने की जगह ये क्या, हेलो, हाँ जी संजीव जी, हैं क्या कह रहे हो? यार जाना था, पर सुबह मेरे पास ईमेल आई थी, कैंसिल हो गया वो तो। आपके पास नहीं, वही ऑर्डर मेरे पास था कल, आज सुबह तक था। सुबह बजे 10 बजे के आसपास कैंसिल हो गया वो। तो मेरे पास ईमेल पड़ा, तो ईमेल पे कैंसिल आया था मुझे। अब तो ऑर्डर पैक पड़ा हुआ है, अरे डिलीवरी दूँ किसको मैं? नहीं ठीक है, कैंसिल हो गया, सुबह पैक पड़ा हुआ है, फिर रह गया तो। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस लिखेंगे जो आपका 500 है। फिर सेकंड पार्ट इसका आता है सोशल सिक्योरिटी का, थर्ड कंपोनेंट। तो सोशल सिक्योरिटी में देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लेंगे एम्प्लॉयर का 50 रुपए। उसके बाद आपको ये पहला कंपोनेंट खत्म। दूसरी कैटेगरी में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, और ऑपरेटिंग सरप्लस आपको दे रखा है। इसका मतलब अलग से किसी भी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 900 दे रखा है। और आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है। देखो आपको डिविडेंड दे रखा है जो प्रॉफिट का पार्ट है। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, तो आपको नीचे रेंट हो, रॉयल्टी हो, इंटरेस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, कुछ भी अलग से नहीं लेना। और उसका मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम आपके पास दे रखी है सबसे ऊपर 200 रुपीज। तो आपका एंड यहीं से निकल जाएगा 1650।
और आपको चाहिए आप नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम निकालने के लिए NDP@FC में आपको सिर्फ NFI ऐड करना है, जो कि 1650 में -10 दे रखा है, और आपका आंसर 1640 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है श्रेया। यस सर। श्रेया के आप बोले हो अब ये बड़े देर बाद? नहीं मैंने बोला। अच्छा आपने बोला, मैंने कहा पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने कहा आवाज किसकी आई थी, मुझे उनकी लगी। अभी तक श्रेया की आवाज नहीं आ रही मेरे पास, है कहाँ, कैसे बताऊं? मैं दोबारा एक बार फोन करता हूँ। आप मैं ना दूसरा, आप ना एक काम करो, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 18 है ना? 18, एक बार 18 को शुरू करो। मैं दूसरा लिंक भी भेज रहा हूँ, और श्रेया को ज्वाइन करने के लिए फोन भी करता हूँ दोबारा से। मुझे समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही है, उसके बाद नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा, मुझे तो पता नहीं, कनेक्शन हो नहीं पा रहा। चलो आप जरा 18 क्वेश्चन शुरू करो, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ।